नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजस्थान भूगोल का एक नया टॉपिक जो आप देख रहे हो और वो टॉपिक है आपका मृदा। यानी राजस्थान की मृदा की अपन बात करेंगे और मृदा से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चूंकि सिलेबस के अंदर आपको पता है मृदा का वितरण और आपका प्रकार, ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो मृदा का जो वितरण है वो किस तरह से, उसकी अपन मेनली बात करेंगे। और देखिए, सबसे पहले जब अपन कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो अपन बेसिक से इसको स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन प्रयास कर रहे हैं मृदा क्या चीज़ होती है। तो देखिए, भूमि की वह ऊपरी सतह जिसमें कहते हैं कि चट्टानों के टूटने फूटने से जो इसका विघटन होता है, इस विघटन के बाद में जो उत्पन्न सामग्री है, जिसका जलवायु की वजह से, वनस्पति की वजह से और अन्य जो भौतिक प्रभाव है, इस प्रभाव से ये जो मृदा है इसका जो निर्माण है वो एक सतत प्रक्रिया है, एक अनवरत प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। और इस एक लंबी प्रक्रिया के अंदर कहते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। और मृदा की अपन जैसे बात करें तो लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर तक की जो लेवल है उसको अपन मृदा के नाम से जानेंगे। तो आपको ध्यान रखना, 150 तक भी अपन मान सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना। अब देखिए, राजस्थान के अंदर मृदा का प्रकार और वितरण की बात करें तो सबसे पहली जो मृदा है वो है आपकी जलोढ़ अथवा कच्छारी मृदा। देखिए, जलोढ़ और कच्छारी जो मृदा है ये सबसे उपजाऊ मृदा है और राजस्थान के अंदर इसका जो विस्तार है, इसका जो वितरण है, इसकी अपन बात करें तो जलोढ़ मृदा है वो राजस्थान के अंदर पूर्वी राजस्थान। देखिए, आप इसका थोड़ा सा वितरण अच्छे से याद रखिएगा। इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के अंदर पूर्वी राजस्थान। और ये उपजाऊ क्यों है, इसके पीछे भी आपको बताऊं कि पूर्वी राजस्थान के अंदर नदी घाटियों का जो मैदान है, इसी वजह से इसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी है। अपन बात करें उत्पादकता की तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो इस जलोढ़ और कच्छारी मृदा के अंदर, ठीक है। और विस्तार की बात की तो आपको याद रखना पूर्वी राजस्थान, और पूर्वी राजस्थान के अंदर भी आपको याद रखना है भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा है, जयपुर है, टोंक और सवाई माधोपुर। तो कहने का मतलब इस क्षेत्र के अंदर चंबल, बनास और उनकी जो सहायक नदियां हैं, आपको पता नदी अपने साथ में जो सेडिमेंट्स लेके आती है, उस सेडिमेंट्स के आपको वजह से, नदियों के सेडिमेंट के जमाव की वजह से ये जो मृदा है, ये आपकी कौन सी जलोढ़ मृदा, ये बड़ी उपजाऊ है। और इसके रंग की अपन बात करें तो इसका रंग सामान्यतः लाल और भूरा होता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा इस मृदा के अंदर चूना की मात्रा और फास्फोरिक जो अम्ल होता है और ह्यूमस की क्या रहती है, कमी रहती है। ये 2-3 पॉइंट आपको हर मृदा का ध्यान रखना। मेनली आपको बता दूं कि ये जो मात्रा है इसमें कमी ही रहती है। तो पहली मृदा जलोढ़ मृदा। अपन नक्शे के अंदर इसकी बात करें तो इसका जो विस्तार है आप देख सकते हो। तो ये जो आपका मेनली जो पूर्वी राजस्थान के जो मुख्य जिले हैं, जिसमें आपका भरतपुर है, धौलपुर है, इसके बाद सवाई माधोपुर है, आपका टोंक है, दौसा है, जयपुर वाला थोड़ा सा भाग है। तो ये कुल मिलाकर इन सभी भागों को अपने सम्मिलित रूप से किस नाम से जानेंगे, जलोढ़ मृदा के नाम से, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार है, देखिए लाल पीली मृदा। अब देखिए, लाल के संदर्भ में आपको कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, मैंने थोड़ा सा लाल पीली की बात करेंगे, लाल लोमी की बात करेंगे और लाल काली की बात करें। इसको 3 टाइप के आधार अपन देखेंगे। देखिए, एक लाल पीली है, लाल लोमी है और लाल आपकी काली। तो देखिए, इसको कैसे आप याद रखो। देखिए, जब अपन पीली मृदा पढ़ेंगे तो पीली मृदा आपको याद रखना है राजस्थान के अंदर जो अरावली क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र में इस पीली मृदा का विस्तार, जैसे अपन बात करें शेखावाटी से तो सीकर, झुंझुनू, और उसके बाद में आपका नागौर, अजमेर, उसके बाद में आपका पाली, उसके बाद में आपका बाड़मेर और जालौर, ये पूरा का पूरा है ना, इस इलाके के अंदर लगभग आपके पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो पीली मृदा है, और पीली में अपन लाल को अपन 3 आधार पर देख सकते हैं, एक लाल पीली, एक लाल लोमी, एक लाल काली। उसके बाद लाल लोमी की बात करें तो लाल लोमी है वो आपके पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर, दक्षिणी जो राजस्थान है वहाँ पे है। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी आपको याद रखना पश्चिम की तरफ, क्योंकि पूर्व की बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे हड़ौती का जो पठार है, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का भी प्रभाव रहेगा यहाँ। देखिए, हम देखिए पूरे राजस्थान के जो मिट्टी है अपन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई ये मिट्टी इसी क्षेत्र में है। हो सकता है कि काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो हड़ौती में सबसे ज़्यादा, लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर कहीं कहीं आपको काली मिट्टी नजर आएगी। तो कहने का मतलब मोटा मोटा आपको देखना है कि भाई ये मिट्टी है, और इसका जो अपन क्षेत्रफल की बात करें हेक्टेयर में जो भी है, तो ये मैक्सिमम इसी इलाके के अंदर है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा देखना है। तो देखिए, लाल पीली की बात करें तो देखिए सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग, इसके अलावा भीलवाड़ा है, आपका अजमेर है, सिरोही है। तो ये आपका जो इस
अरावली का जो क्षेत्र है आप देख सकते हो, ये मोटा मोटा आपका इसी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा लाल पीली, क्योंकि देखिए ज्यादा अपन पीली मृदा की ओर जाएंगे तो पीली मृदा आपकी, मैंने बोला इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, लेकिन लाल का भी इसमें प्रभाव हो तो थोड़ा सा अपन को देखिए सामान्यतः लाल मृदा राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ज्यादा है, लेकिन दक्षिण के साथ साथ आपको पता इसका प्रभाव यानी पीली के साथ में भी है, तो थोड़ा सा अपन इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा याद करना है। और इस लाल पीली मृदा के अंदर आपका नाइट्रोजन, जैविक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसका जो पीला रंग होता है इसके अंदर लो अंश की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से रंग क्या होता है पीला। लाल पीली के बाद में लाल लोमी की बात करें तो देखिए लाल लोमी का मतलब है आपका उदयपुर, डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा, ये जो मेनली आपके 3 जिले हैं, जिसमें अपन बात करें मैक्सिमम उदयपुर, फिर आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ भाग, चूंकि प्रतापगढ़ के अंदर थोड़ा सा प्रभाव आ जाएगा लाल और काली का, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और लाल जो मृदा है वो मेनली मक्का है, चावल है, गन्ना है, इसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा यूजफुल है, तो ये आपको याद रखना लाल लोमी। देखिए लाल पीली, लाल लोमी, इसके बाद में आपके आती लाल काली। देखिए लाल काली की बात करें तो इसका जो प्रभाव आप चित्तौड़ देख सकते हो, डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र है, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है, ये नहीं कहने का मतलब है जो आपके इस दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसके पास में है जो आपकी लगभग, तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा आपका लाल काली है। उसके बाद में अपन काली मृदा की बात करें तो काली मृदा आपको याद रखना राजस्थान के अंदर हाड़ौती का जो पठार है वो पूरा का पूरा काली मृदा के नाम से जानते हैं, और काली मृदा का जो रंग होता है वो ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा ये जो आपकी मृदा है, जब कहते हैं कि इसके अंदर जब ये सूखती है तो इसके अंदर दरारें पड़ जाती है, और जब गीली होती है तो एकदम गारे टाइप हो जाती है, ठीक है। और ये जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है, नमी धारण करने की बहुत बढ़िया क्षमता होती है, और इसमें मेनली जो आपके कमर्शियल जो क्रॉप्स है जिसमें कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, नमी धारण करने की क्षमता है इसके अंदर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि काली मृदा बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करें जैसे रेतीली मृदा की, तो रेतीली मृदा को भी अपन 2-3 टाइप से देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी भूरी रेतीली मृदा। देखिए राजस्थान के अंदर भूरी रेतीली मृदा, जैसा कि आप मैप में भी देख रहे हो, तो ये आपके बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, मैंने अभी बताया जो आपकी भूरी मृदा है, भूरी, और उसके अंदर थोड़ापन पीलापन भी रहता है, ठीक है। तो मेनली देखिए लाल आपकी पीली, तो लाल पीली थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद में आपका पीली, फिर आपका ये भूरी, तो भूरी मृदा आपका लगभग राजस्थान जो बांगड़ वाला प्रदेश है मेनली आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपका अरावली के साथ में राजस्थान बांगड़ वाला जो प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूरी, जिसमें बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये आप देख ली यहाँ पे आपकी कौन सी मृदा है, भूरी रेतीली मृदा, याद रखना, ठीक है। अब देखिए मैं इस रेतीली मृदा को मोटे तौर पे देखा जाए तो रेतीली मृदा आपके राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल, तो अपन देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें रेतीला मैदान और थार का मरुस्थल, तो रेतीला मैदान है ये आपका पूरा का पूरा, जिसको अपन थार का मरुस्थल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी रेतीली मृदा। अब रेतीली के अंदर भी मैंने अलग अलग टाइप से इसको डिवाइड कर दिया। एक है आपका रेतीली बालू मृदा। बालू मृदा का मतलब है मृदा के अंदर मोटे मोटे आपको जो दाने हैं ना वो नजर आएंगे। आप जैसे भी इस मृदा को हाथ में लो, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं इसमें कोई नमी नहीं, बिल्कुल सूखी मृदा होती है। जैसे मान लीजिए उस क्षेत्र के अंदर सिंचाई होती है या फिर बारिश के दिनों के अंदर वो जो मृदा है वो गीली होने के बाद में एक दिन के अंदर सूख जाती है, लेकिन ऐसा आपकी काली मृदा में नहीं होता। काली मृदा में क्या है कि नमी धारण करने की बहुत क्षमता होती है, और आप जैसे 1 महीने बाद भी इस काली मृदा का जो जैसे आप उसको उठा के या उसमें से कोई ढेरी आप देखोगे तो उसमें भी क्या रहेगी, नमी रहेगी। लेकिन ऐसा रेती में नहीं, यहाँ पे दाने क्या होते हैं बिल्कुल थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। तो ये मेनली आप देख सकते हो जो बॉर्डर इलाका जैसे जैसलमेर है, आपका बीकानेर है, गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, बाड़मेर है, तो इस बॉर्डर इलाके के अंदर सबसे ज्यादा आपके कौन सी मृदा है, रेतीली मृदा, रेतीली बालू मृदा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में लाल रेतीली मृदा, अब हो सकता है इसी क्षेत्र के अंदर कहेगी लाल रेतीली मृदा है, तो इसका कोई स्पष्ट डिवाइडेशन नहीं है कि मैं इसी जिले के अंदर बात करूं कि भाई इसी जिले के अंदर लाल आपका रेतीली मृदा, लेकिन आप मोटे तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और पीली भूरी भी मृदा तो कहीं कहीं आपको पता, जैसे राजस्थान बांगड़ के सहारे अपन देखेंगे तो कुछ क्षेत्र के अंदर पीली भूरी मृदा भी मिलेगी, भूरी रेतीली मृदा। और खारी मृदा का मतलब है राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जो मृदा है, कृषि आपको पता अनवरत लगातार एक ही जगह पर आप सिंचाई करते रहोगे तो क्या होता है, इसमें जो जमीन के अंदर कुछ लवण की जो मात्रा होती है, पानी के अंदर जो खारापन होता है, तो उसकी वजह से
जो मृदा है इसके ऊपर एक वाइट कलर की एक परत जम जाती है नमक की, तो उसको अपन बोलते हैं खारी मृदा, जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है। और आपको बताऊँ कि इस खारी मृदा के अंदर बिल्कुल कंकरीले, मतलब उस हिसाब से मृदा जिसमें उगता कुछ भी नहीं है, घास फूस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यानी इसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल शून्य होती है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना। तो मोटा मोटा रेतीली मृदा का आप थोड़ा सा अपन स्पष्ट डिवाइडेशन नहीं कर सकते, लेकिन मोटे रूप में आपका थार का मरुस्थल है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसमें रेतीली बालू मृदा, तो बालू का आप जरूर याद रखना, जो बॉर्डर इलाका वाले, जो बॉर्डर इलाके वाले जो जिले हैं वहाँ पे इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा है बालू मृदा। और फिर लाल रेतीली मृदा और पीली भूरी मृदा है, इसको अपन थोड़ा सा इसका डिवाइडेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन भूरी मृदा का अपन सामान्यतः राजस्थान बांगड़ से जोड़ करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। और खारी मृदा तो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जिसके अंदर जो आपके खारे पानी की झीलें हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी ये झीलें, ये मृदा ज़्यादा है। जैसे अपन पचमदरा की बात करें, नागौर के अंदर काफ़ी सारे डीडवाना है, ठीक है, और आपका डेगाना है, ये जो बड़ी बड़ी जो खारे पानी की जो झीलें हैं, तो वहाँ उसके आसपास क्षेत्रों के अंदर ये खारी मृदा है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इस मृदा का आप वर्गीकरण देख सकते हो पूरे राजस्थान में, तो इतना हार्ड भी नहीं है। आप आराम से इस नक्शे के अंदर एक बार आप अच्छे से इसका लोकेशन बनाओगे तो देखिए, मोटे तौर पर देखें, जलोढ़ मृदा आपकी पूर्वी राजस्थान के अंदर, काली मृदा आपकी हड़ौती क्षेत्र में, और फिर अपन लाल को भी 3 आधारों पे देखें तो लाल पीली है, लाल लोमी है, लाल काली है, ठीक है। तो लाल पीली का मतलब है थोड़ा सा आपको इसमें अरावली को लेना है, इधर वाला जो आपका सवाई माधोपुर जो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, देखिए मोटा मोटा याद रखिए, पीली मृदा जब भी पूछे तो आपको बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, क्योंकि राजसमंद से लगा करके आपके सवाई माधोपुर का जो माधोपुर तक का जो क्षेत्र है, तो वहाँ तक आप देख सकते हैं इस मिट्टी को। फिर लाल लोमी है, तो लोमी का मतलब है दक्षिणी राजस्थान, और मध्यम काली है, इसका मतलब है इसके अंदर जो हाड़ौती जो पठार है, जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके पास के जो जिले हैं वहाँ पे आपके लाल काली मृदा कहलाएगी, और यहाँ पे काली मृदा। तो आप मोटे तौर पे देख सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रेतीली में आपको राजस्थान भूरी रेतीली बोल दे तो राजस्थान बांगड़ का जो प्रदेश है उसमें आप देख सकते हो। तो ये नहीं, अपन मोटे तौर पे इसका इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो एग्जाम में बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए आजकल एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण बताइए। देखिए अब इस वर्गीकरण के अंदर आपको पता आजकल इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना इनके नाम, एक तो एरिडोसॉइल्स, एंटीसॉइल्स, इनसेप्टिसॉइल्स और अल्फीसॉइल्स और वर्टिसॉइल्स। देखिए एरिड का मतलब होता है शुष्क, और एंटी का मतलब ही अपन कह सकते हैं इसकी समानार्थी शब्द है। तो देखिए एरिडोसॉइल्स और एंटीजोसॉइल्स मृदा है। आप मोटे तौर पर देखिए जो आपका राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस क्षेत्र में ये दोनों मृदा पाई जाती, एक तो एरिडोसॉइल्स और एक आपकी एंटीसॉइल्स। अब एग्जाम में आपको क्या प्रश्न पूछेंगे, जैसे आपको पूछेंगे भाई राजस्थान के अंदर एरिडोसॉइल्स मृदा पाई जाती है, और यहाँ से आपको 1-2 जिले दे देंगे, आपको 2-3 जिले साथ में सीक्वेंस में देंगे, तो इसलिए आप यहाँ से कोई 2-3 जिले उठा के पूछ लेंगे। तो इसलिए याद रखना है एरिडोसॉइल्स और एंटीसॉइल्स दोनों ही जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वहाँ पे है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इनसेप्टिसॉइल्स, और इनसेप्टिसॉइल्स है वो आपका जो अरावली प्रदेश है, मैक्सिमम आप देख सकते हो सकता है कुछ भाग राजस्थान बांगड़ का हो और थोड़ा सा आपका पूर्व का भी हो, इस तरह से आप दक्षिण का भाग देख सकते हो। तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो है आपका इनसेप्टिसॉइल्स का, वो है आपका अरावली प्रदेश। तो आपको मोटे तौर पे इसको कैसे याद रखना है, अरावली प्रदेश। देखिए जैसा मैंने नक्शे के अंदर जो आपको बनाया है इसी टाइप से आप इसको बना करके याद रख सकते हैं। आपको जिले नहीं रटने, आपको देखिए मोटा मोटा वितरण पता होना चाहिए। वितरण का मतलब है हो सकता है आंकलन ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। अपन ऐसे थोड़ी कह सकते कि भाई ये मृदा यही है इसका मतलब यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मोटे तौर पर इसका देखना है, ठीक है। उसके बाद में अगली है आपका अल्फीसॉइल्स। अल्फीसॉइल्स याद रखना है राजस्थान के अंदर जो आपका पूर्वी राजस्थान, देखिए इसको याद कैसे रहेंगे, अल्फीसॉइल्स। अल्फी से आप अलवर याद रखिए, और अलवर राजस्थान के अंदर पूर्वी राजस्थान, इसलिए ये जो आपकी मृदा है ये मृदा लगभग बड़े रूप में पर देखा जाए तो ये राजस्थान के अंदर पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको कोई जिला उठा के पूछ लेंगे भाई राजस्थान के अंदर जो अल्फीसॉइल्स मृदा पाई जाती है, तो यहाँ से आपको अलवर, भरतपुर, धौलपुर 2-3 जिले आपको सीक्वेंस में दे देंगे। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई इस वैज्ञानिक वर्गीकरण से ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे अल्फीसॉइल्स है वो पूर्वी राजस्थान के जिले आपको मोटे तौर पर याद रखने। उसके बाद में वर्टिसॉइल्स, और वर्टिसॉइल्स का मतलब है जो काली मृदा है। तो मेनली ये आपका वर्टिसॉइल्स अपन मोटे तौर पे देखें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपका हाड़ौती क्षेत्र है, लेकिन इसके साथ साथ में आपका थोड़ा सा चित्तौड़ का भाग है,
प्रतापगढ़ का भाग है, आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा का थोड़ा थोड़ा क्षेत्र देख रहे हैं। तो मैक्सिमम जो पार्ट है आपका यही है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र। तो इसके सहारे आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। तो ये जो 5 प्रकार है ये मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण, और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। मैं आपको दोबारा बताऊं कि यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अपन मेनली सिंपल तरीके से इसको मृदा को अपन इसका प्रकार और वितरण को देखें तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे केवल आपको नाम ही याद रखना है, एरिडो सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, इनसेप्टी सॉइल्स, अल्फी सॉइल्स और वर्टी सॉइल्स। एरिड और एंटी आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तारकी मरुस्थल का ध्यान रखना है यहाँ पे। और इनसेप्टी का मतलब है आपका अरावली क्षेत्र है, और अल्फी सोइल्स का मतलब आप एल को याद रखिए, ऐसे एल से अलवर हो जाएगा और अलवर से आपका पूर्वी राजस्थान। और वर्टी सोइल्स का मतलब है आपका जो आपका हाड़ौती क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वहाँ पे ज़्यादा। तो ये 5 वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको मोटे तौर पे इसके वितरण को अच्छे से याद रखना है नक्शे के हिसाब से, और फिर यहाँ से आपको कोई भी जिला पूछे तो आप आराम से आइडिया लगा पाओगे। यानी कहने का मतलब आपको एक जिला नहीं पूछेंगे, जैसे आपको इधर से आपको सीकर दे दिया, झुंझुनू दे दिया, आपको अजमेर दे दिया, एक जिला आपको जैसे आपका राजसमंद दे दिया या उदयपुर दे दिया, तो आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि हाँ ये यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इनका थोड़ा सा वर्गीकरण करना, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना प्रबल है। ठीक है, अब देखिए मृदा की क्या क्या समस्या है। देखिए कई बार आपको यहाँ से भी प्रश्न, जैसे यहाँ से प्रश्न आपका थोड़ी का प्रश्न बनता है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि मृदा की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या समस्या है। तो देखिए जैसे कि मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूँ तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में जो धूल भरी आंधियां चलती है, इस वजह से काफ़ी सारी जो मृदा है एक स्थान उससे दूसरी स्थान पर चल जाती है। ठीक है, तीव्र गति से वायु का जो अपरदन होता है, इस वजह से मृदा का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब है जब हवाएं तेज चलती है तो मृदा क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक, इसका मतलब जो उपजाऊ, मान लो गई मृदा उपजाऊ है तो वहाँ से काफ़ी सारे जो उसके पोषक तत्व हवा के साथ उड़ करके इस मृदा का बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। ये याद रखना आपको, पश्चिमी राजस्थान के अंदर तीव्र गति से चलने वाली जो धूल भरी आंधियाँ है, इस वजह से भी मृदा को काफ़ी नुकसान होता है। और फिर अपन बात करते हैं, देखिए पर्वतीय ढाल। देखिए अपन एक एक क्षेत्र के हिसाब से देख रहे हैं। सबसे पहले जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो वहाँ तो धूल भरी आंधियाँ, इस वजह से मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, हम अरावली की बात करें तो अरावली के अंदर आपको पता है जब वर्षा होती है तो वर्षा होने की वजह से आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर मृदा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और उसके अंदर आपको पता है कि ऊपर से जब मृदा का नीचे की ओर बहुत ज़्यादा बहती है, इस वजह से ऊपर की जो चट्टानें हैं वो बिल्कुल नंगी हो जाती है। कहने का मतलब है वहाँ पे जो केवल और केवल आपको केवल कंकरीली भूमि ही नजर आएगी, और मेन जो इसके अंदर जो सेडिमेंट और पोषक तत्व जो उपजाऊपन होता है वो पानी के साथ बह करके तली के अंदर, तलहटी के अंदर आ जाता है। इस वजह से आपको ये थोड़ा सा याद रखना पर्वतीय क्षेत्र का। उसके बाद में भूमि कटाव की बात करें तो भूमि कटाव आपको पता, पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी जो मैदान है, वहाँ पे चंबल नदी के बहाव के अंदर आपने बीहड़ भूमि की बात की होगी, तो वहाँ पे बीहड़ का मतलब भूमि कटाव बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी मृदा को क्या होता है, नुकसान होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अत्यधिक कृषि। आपको पता है राजस्थान के अंदर लोगों को इतना, उनके पास में ऐसी कोई मेथड्स नहीं है कृषि करने का, क्योंकि वो एक ही भूमि के अंदर लगातार कृषि कार्य करने की वजह से भी उसमें जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है। और आपको पता है फसल को भी अलग अलग टाइप से बो करके भी कृषि करनी चाहिए। एक ही फसल का लगातार एक ही भूमि पर कृषि करने की वजह से भी उसमें काफ़ी सारा मृदा को क्या होता है, नुकसान होता है। और ये नहीं कहने का मतलब उनके पास कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका नहीं, यानी वो अवैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं, इस वजह से भी कृषि इस मृदा को क्या होता है, नुकसान। उसके बाद में अनियंत्रित पशुचारण की वजह से भी क्या होता है, मृदा को नुकसान होता है। और वनों की निरंतर जो कटाई होती है और वनों की जो संख्या है दिनों दिन कम हो रही है, क्षेत्रफल बहुत कम हो रहा है, ये भी क्या करता है, मृदा को नुकसान। और देखिए जब वन नहीं होंगे तो आपको पता है जो धूल भरी आंधियाँ या आपको पता है कि जो हवाएं चलती है तो वहाँ से भी मृदा का क्या होता है, बहुत ज़्यादा अपरदन होता है। तो ये मेरे लिए 5-6 कारण हैं, मोटे तौर पर आपको याद रखना। मैंने कीवर्ड के हिसाब से समझाने का प्रयास किया आपको। पश्चिमी राजस्थान के अंदर तीव्र गति से जो वायु चलती है उसके अपरदन से भी मृदा को नुकसान होता है। पर्वतीय ढालों की अंदर अरावली की बात करें तो अरावली के अंदर वर्षा जल की वजह से मृदा प्रभावित हो जाती है। ऊपरी जो क्षेत्र की जो पहाड़ी है, चट्टानें हैं, वो बिल्कुल कंकरीली और नंगी टाइप दिखाई देती है। और अपन पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे चंबल नदी की वजह से बहुत ज़्यादा भूमि का कटाव होता है, मृदा को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कृषि योग्य भूमि बहुत कम रह गई है। ठीक है,
और उसके बाद में जो अत्यधिक कृषि है, इसका जो कृषि करने का जो तरीका है वो अवैज्ञानिक तरीका है, इस वजह से भी भूमि को मृदा को बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा अनियंत्रित पशुचारण है, वनों के अंदर जो उनकी जो संख्या है, उनका जो क्षेत्रफल है दिनों दिन क्या हो रहा, घट रहा है, ये भी आपके मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद में देखिए राजस्थान के अंदर लवणीय और क्षारीय जो समस्या है ये क्या करती है कि मृदा की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उसको क्या करती है, कम करती है। तो याद रखिएगा लवणीयता और क्षारीयता। अब देखिए लवणीयता क्षारीयता का क्या कारण है, किस वजह से है, तो देखिए मृदा के अंदर जो लवण है, मृदा के अंदर जो उपस्थित लवण है, तो लवण क्या है, सतह पर आ जाते हैं। आपको पता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ पे कृषि या फिर सिंचाई ज़्यादा होती है, तो उस वजह से उस रेत में से काफ़ी सारे जो लगातार सिंचाई की वजह से जो लवण के कण होते हैं वो रिस करके क्या आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, और सतह पर आपको एक वाइट कलर की परत टाइप दिखती है लवण की। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी मृदा के अंदर जो उपस्थित लवण है, लवणीय जो कण है, वो धीरे धीरे किस पे आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। उसके बाद में अत्यधिक सिंचाई करने से, लगातार सिंचाई करने से, और कुओं के अंदर जो पानी होता है वो भी खारा होता है, उसमें भी लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, और वही लवण आपको पता है कि जब उसकी सिंचाई करते हैं तो वो भी आपके मृदा के साथ मिक्स होकर के मृदा के ऊपर एक इस तरह से लवणीय क्या जम जाती है, परत जम जाती। और मान लीजिए पानी का एक जगह ठहराव होता है, उससे उसकी वजह से भी कहते हैं कि भूमि के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो आपका लवण होता है वो धीरे धीरे पानी की वजह से रिस करके क्या आ जाता है, सतह पर आ जाता है। तो उसकी वजह से भी जो मृदा है उसमें लवणीयता और क्षारीयता की समस्या अत्यधिक होती है। अब देखिए इस समस्या के अपने इलाज की बात करें, इसका उपचार की बात करें, तो मेनली अपन बात करें कि जिप्सम का प्रयोग है, देसी जो आपकी खाद, आपकी गोबर है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने से। इसके अलावा आपको पता है राजस्थान के अंदर अपन बात करें मोटे रूप से 3-4 ऐसी फसलें हैं जो क्या करती, लवण को भी क्या करती, सहन करने की क्षमता होती। जैसे जौ की फसल है, गेहूं की फसल है, कपास की फसल है, गन्ने की फसल है। तो कम से कम आपको मतलब एक कह सकते हैं ना कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, और साल में कम से कम नहीं तो 2 साल में एक बार इस प्रकार की फसलों का आपको इसको बोना चाहिए। जैसे रबी की फसल है, आपकी खरीफ की फसल है, तो फसलों को भी बदल करके उपयोग में करना चाहिए। एक ही फसल की आप लगातार खेती करोगे, जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाजरे की खेती होती है, हो सकता है कि वहाँ पे बाजरे की खरीफ की फसल और रबी की फसल में अपन जीरे की खेती करते हैं, हो सकता है उसकी जगह अपन ऐसी फसल की खेती करें जैसे गेहूँ है आपका। इसके अलावा जैसे अपन खरीफ की फसल में कपास की बात करें हैं, गन्ने की बात करें, तो ये इस तरह से अलग अलग प्रकार की फसलों का आप यूज करोगे तो भी तभी जाकर के ये भूमि के अंदर जो लवणीय और क्षारीय जो समस्या है वो आप इस समस्या से निजात पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है मोटे तौर पर देखिए तो लवणीयता और क्षारीयता की समस्या है, उसकी वजह से जो मृदा की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और उसके बाद में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सैम की समस्या भी है। जैसे कि आपको बताऊँ जो राजस्थान के अंदर जो नहरी क्षेत्र है, और नहरी क्षेत्र में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जिसका मैक्सिमम पार्ट गंगानगर का इलाका है, आपका हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, और इसके अलावा बीकानेर का जो क्षेत्र है, तो मोटे रूप में अपन राजस्थान की 3 जिलों के अंदर ये समस्या है, सैम वाली समस्या बहुत ज़्यादा। और सैम में क्या है आपको पता है कि धीरे धीरे पानी रिस करके नीचे जाने की वजह से नीचे जो भूजल स्तर है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया। इस वजह से मतलब जमीन पूरी जलमग्न हो गई, यानी आपको दूर से इस टाइप से वेटलैंड टाइप से दिखेगा, मतलब सतह के ऊपर बिल्कुल पानी नजर आएगा। तो वो आपकी समस्या सैम की समस्या है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो बाड़मेर जिला है वहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या है। आपको पता है कि बाड़मेर के अंदर आपको पता है कि फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसके अलावा जो मिट्टी है वो थोड़ी सी मजबूत है, सतह नीचे की सतह थोड़ी सी मजबूत है, तो ऊपर का जो पानी रिस के नीचे जाता है वो बिल्कुल मतलब इस परत को तोड़ करके नीचे नहीं जा पाता। इस वजह से जो पानी का तल है वो धीरे धीरे क्या आ गया, ऊपर आ गया। इस वजह से ये समस्या भी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान संदर्भ में पर देखे जाए तो मृदा की सबसे बड़ी समस्या है लवणीय और क्षारीय समस्या। और इसके लिए आपको पता है काजरी क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है इस संदर्भ में किस तरह से मृदा के अंदर जो लवणीय और जो क्षारीय समस्या है इसको कैसे दूर किया जाए। इसके लिए जो रिसर्च का काम है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट जो काजरी है आपका, काजरी कहाँ पे, जोधपुर के अंदर, तो इसके द्वारा अनुसंधान कार्य लगातार जारी है, और किस तरह से हम इस प्रकार की जो समस्या है लवणीय और क्षारीय समस्या से इसको कैसे दूर करें। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर आपका जो मृदा वाला चैप्टर है बहुत ही ईजी है, और मेन आप इसमें थोड़ा सा मृदा का वितरण और प्रकार का थोड़ा ध्यान रखिए, और इसके अलावा जो मृदा का जो वैज्ञानिक जो विभाजन है उसका आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल वहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप मृदा का वैज्ञानिक विभाजन है जिसमें अपन 5 प्रकार से देख सकते हैं। आपका एरिडो सॉइल्स है, एंटी सॉइल्स है,
आपका इनसेप्टी सॉइल्स है, ठीक, अल्फी सॉइल्स है और वर्टी सॉइल्स, ये जो 5 प्रकार है इसको आप मोटे तौर पे अच्छे से देख लो। और बाकी आपको कई बार जैसे मृदा की जो समस्या है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे, लवणीयता और क्षारीयता की जो समस्या है उसको कैसे दूर करें, कौन कौन से ऐसे उपाय है, ठीक है। और लवणीयता और क्षारीयता की समस्या राजस्थान में मैक्सिमम कहाँ पे है, नहरी क्षेत्र में सेम समस्या क्या है, तो ये मतलब जनरली क्वेश्चन आप सबको आइडिया रहता है इस संदर्भ में। तो मोटे तौर पे आप मृदा का वितरण प्रकार और इसके अलावा मृदा का जो वैज्ञानिक जो विभाजन है उसको आप अच्छे से पढ़िए, यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इतना इसमें नहीं है कंटेंट, तो आप मोटे तौर पे आपका मृदा का वितरण और प्रकार और इसके अलावा वैज्ञानिक विभाजन को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में, थैंक यू सो मच।